नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक का एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दक्षिण भारत के संगम युग पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बृहदेश्वर का मंदिर है जहाँ पर कि नंदी का एक भारी भरकम मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो आइए इसके विषय में प्रमुख तथ्यों के बारे में ध्यान देते हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर। कहाँ पे? तंजौर के शैव मंदिर। तंजौर के शिव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। का निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर किस शैली में स्थित है? तो द्रविड़ शैली में स्थित है। द्रविड़ शैली में स्थित है और ये द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना भी माना जाता है। इसका विशाल प्रांगण 500 गुणे 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। क्या? दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जो है मंदिर के दोनों तरफ जो है दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के भाग में यानी बाहरी भाग में नंदी की एकाश में एक पत्थर की विशाल मूर्ति बनी हुई है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में। तो ध्यान रखिए, जैसा कि अभी मैंने वर्णन किया कि चोल वंशी सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता है? प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? तो ये तगर था। कौन था? तगर। तगर के बारे में जानते हैं दोस्तों। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा बेगी के मध्य था। किसके मध्य? कल्याण तथा बेगी के मध्य स्थित था। तगर कल्याण और बेगी के मध्य स्थित था। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। आइए इसके बारे में जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सबसे योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 609 से 642 ईस्वी, यह समय जो है हर्षवर्धन का काल भी था उत्तर भारत में। उस समय पुलकेशिन का समकालीन हर्षवर्धन था। तो ये 609 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के जो उपलब्धियां हैं, इनकी कार्य हैं, ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होते हैं। किस वंश द्वारा जो है किस वंश के द्वारा, ध्यान रखिए दोस्तों, जो है प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये चालुक्य वंशी शासक थे जिन लोगों ने प्रायः महिलाओं को भी प्रशासन में उच्च पद प्रदान करते थे। तो इसके प्रमुख तथ्यों के विषय में देखिए। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य। कौन? विजयादित्य प्रथम के भाई विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य
विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। कौन थी? रानी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका ये चंद्रादित्य की पत्नी थी, रानी थी। अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे, यानी विजय भट्टारकर ने अपने नाम से 2 पत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर, विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम के कहने पर, किसके? कुमकुम कुमकुम के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। विजयादित्य की बहन कुमकुम के कहने पर तदी ने क्या किया था? एक गांव दान ब्राह्मण को दिया था। कीर्ति वर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी। कीर्ति वर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी। कौन? कीर्ति वर्मन की महारानी महादेवी कि उसके साथ रक्तपुर के स्कंधवार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ध्यान रखिए, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? वातापी थी। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। यानी बीजापुर जो कि कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, इसकी आधुनिक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम क्या है? बादामी है। आधुनिक नाम इसका बादामी है। किसका? वातापी का। वातापी का आधुनिक नाम बादामी है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्य की राजधानी थी। 6ठी और 7वीं यानी 6ठी एवं 7वीं शताब्दी में ये चालुक्यों का राजधानी थी। क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी। तो वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। यानी वातापी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम जो है वातापी वंश का यानी चालुक्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है। कवि कालिदास का नाम ऐहोल के उत्कीर्ण लेखों में प्राप्त होता है। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख साधन है, माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की भाषा क्या है? संस्कृत है। इस लेख की भाषा संस्कृत एवं लिपि इसकी ब्राह्मी है। ब्राह्मी इसकी क्या है? लिपि इसकी ब्राह्मी है। दोस्तों इस लेख की रचना जो है रवि कीर्ति ने किया था। किसने? रवि कीर्ति ने इस लेख की रचना किया था। किसका? ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था। रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया कि उसने इससे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया। यानी इसमें भारवी और कालिदास दोनों के नाम का विवरण प्राप्त हो जाता है। रवि कीर्ति अपने ऐहोल अभिलेख में ये चर्चा करता है कि इसकी रचना करके मैंने भारवी और कालिदास के समान यश प्राप्त किया। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख है, कालिदास का नाम का उल्लेख है, साथ ही साथ भारवी के नाम का भी उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
चोलों का राज्य किस राज्य में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भागों तक जो है चोलों का राज्य फैला हुआ था। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर, कहाँ से? कृष्ण कृष्णा तथा तुंगभद्रा, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिप तक का विशाल भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। कौन कौन थे? उरैयूर, कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम और तंजावुर। तंजावुर, उरैयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर, ये तीन स्थान थे जो कि चोलों के अधिकार क्षेत्र में फैले हुए थे। नेक्स्ट, चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी थी, तो दोस्तों चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगई कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। क्या थी? गंगई कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। गंगई कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। संगम काल में, यानी संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर थी। उरैयूर, ध्यान रखिए दोस्तों, इस संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ पे थी? उरैयूर थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तर मेरूर लेख में। कहाँ पे है? चोलों के विषय में। चोलों के विषय में अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में आए वह कहाँ हैं? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राप्त होते हैं। किस अभिलेख में? उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राप्त होते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण एवं उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी। क्या होती थी? प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी। अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। नेक्स्ट, चोल शासकों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोट्टावेरियम। कौन? टोट्टावारियम जो है ये कार्य देखता था। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख, चोलकालीन प्रशासन में गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा की जाती थी जिसे वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम, यानी उद्यान समिति के कार्य को देख रेख करने वाला टोट्टवारियम कहा जाता था। जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति को किसे देखता था? एरी वारियम तालाब समिति का देखरेख करता था। तथा पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। क्या थी? पोन वारियम ये स्वर्ण समिति थी। क्या थी? स्वर्ण समिति थी। पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। नेक्स्ट, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमाओं उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों शिक्षक के रूप में। किस रूप में? शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है।
शिव की दक्षिण या दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है, कांस्य मूर्ति चोल कला का, किस कला का? चोल कला का जो है, यानी नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इस शैली का विकास पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के शासनकाल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर। कौन कौन बने? मंडप तथा एकाश्म मंदिर, ये दो प्रकार के मंदिर बनाए गए जिन्हें रथ कहा गया। क्या कहा गया? जिन्हें रथ कहा गया। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। कहाँ पे हैं? मामल्लपुर अर्थात महाबलीपुरम में विद्यमान है। मामलपुर में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव वंशी शासक जो है मामलपुर में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, द्रौपदी का रथ जो है, द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ध्यान रखिए दोस्तों, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी दोस्तों चीन में कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल 1000 से 77 से में 72 सौदागरों का, यानी 1077 में 72 सौदागरों को एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। किसने भेजा था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों का समूह जो है या दूत चीन भेजा गया था। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन थे? चोल थे। चोल नौवान के लिए प्रसिद्ध जाने जाते थे। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी। कितनी थी? 1,50,000। 1,50,000 जो है चोलों की सैनिकों की संख्या थी। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली सेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की। श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि क्षेत्रों की विजय चोलवंशी शासकों ने इसी नौसैनिक बल के शक्ति पर किया था। यानी इनका क्षेत्र जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, किनका? चोलवंशी शासकों का। नेक्स्ट ध्यान रखिए दोस्तों, चोलवंशी शासक अपने शासनकाल में, अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया। यानी चोल शासकों में
और किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, वह था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद चोल वंश के शासनकाल में उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को दोस्तों आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में बताया जाता है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। बंगाल की खाड़ी को क्या प्रदान किया था? चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। स्वरूप प्रदान कर दिया था। किसने किया था? राजेंद्र चोल, जो कि राजराज प्रथम का था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंगल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंगल द्वीप उस समय श्रीलंका को विजय प्राप्त कर लिया था तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था। किसको? वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को गिरफ्तार कर और चोल भी लाया था। महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। किसने क्या किया? पाल शासक महिपाल को भी राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया। पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की। क्या धारण की? गंगई कोंड की उपाधि धारण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। किसको हराने के बाद? पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी की। गंगई कोंड चोलपुरम नामक उसने राजधानी की स्थापना की। चोलों की राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बनाई। नवी राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण किया। यानी चोल गंगम नामक विशाल तालाब का उसने निर्माण भी कराया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न भी उठता है कि गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया। तो उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला राजराज प्रथम था। कौन था? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला चोलवंशी शासक राजराज प्रथम था। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। किसको जीता था? अनुराधापुर को पर विजय प्राप्त कर उसने पोलोनरुआ को उसने क्या किया था? राजधानी बनाया था। और इसका नाम क्या रखा? जननाथ मंगलम रखा। जननाथ मंगलम। पोलोनरुआ नाम क्या रखा? जननाथ मंगलम रखा। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन या श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। महेंद्र पंचम को पराजित करके उसने श्रीलंका पर अपना अधिकार जमाया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लिया था? यानी श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। और उसने अपनी पुत्री का विवाह किया। वो कौन राजा था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कुलोत्तुंग प्रथम था। कुलोत्तुंग चोल वंशीय शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने इसने श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार भी किया और वहाँ पर अपनी पुत्री की शादी भी किया।
वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया? क्या दिया है इसने? पूर्ण स्वतंत्रता दिया और सिंघ राजकुमार के साथ अपने पुत्री का भी विवाह किया। वो राजा था चोलवंशी शासक कुलोत्तुंग प्रथम था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने, इसके शासनकाल में श्रीलंका का राजा कौन था? विजय बाहु था। विजय बाहु, ध्यान रखिए, विजय बाहु श्रीलंका का राजा। प्रश्न ये भी उठता है कि कुलोत्तुंग प्रथम के शासन के समय जो है श्रीलंका का राजा कौन था? तो विजय बाहु था। और इसने कुलोत्तुंग प्रथम ने इसे स्वतंत्रता प्रदान की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया। श्रीलंका का राजकुमार कौन था? वीर पेरुमाल के साथ कर दिया। वीर पेरुमाल के साथ जो है उसने शादी कर दिया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यौन प्रिय शब्द द्योतक थे। किसके द्योतक थे? काली मिर्च के। यौन प्रिय काली मिर्च के द्योतक थे। काली मिर्च को यौन प्रिय कहा जाता था। नेक्स्ट, तुल्कापियम ग्रंथ संबंधित है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, तुल्कापियम ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तुल्कापियम व्याकरण और काव्य से संबंधित है। आइए जानते हैं। तुल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं पर अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ था। इसके परिणयकर्ता तुल्कापियर थे। तुल्कापियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यानी इसकी रचना किसने किया था? तुल्कापियर ने। ये अगस्त ऋषि के 12 सदस्यों में से एक थे। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई, यानी तुल्कापियम की रचना किस में की गई? सूत्र शैली में की गई। ध्यान देने योग्य बात है, सूत्र शैली में की गई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता कि तुल्कापियम की रचना जो है किस शैली में की गई? तो सूत्र शैली में की गई। व्याकरण के साथ साथ वह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसे काव्य शास्त्र का उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। संगम साहित्य में तुल्कापियम एक ग्रंथ है। किसका? तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदगिल था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इलंगो आदगिल जो है शिल्पाधिकारम का लेखक था। आइए जानते हैं दोस्तों, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदगिल। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरीपत्तनम के एक धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोलम और उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशाली पत्नी कन्नगी से संबंधित है। किससे? कन्नगी से संबंधित है। कावेरीपत्तनम के एक धनी व्यापारी, कहाँ? कावेरीपत्तनम के धनी व्यापारी के पुत्र कोलन एवं उसकी अति सुंदर दुर्भाग्यशाली पत्नी कन्नगी से संबंधित है। दुखद एवं ये मार्मिक कथा का वर्णन है, ये ध्यान रखिए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों अरिकामेडू से। किससे प्राप्त होता है? अरिकामेडू से प्राप्त होता है। अरिकामेडू पूर्वी तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थित मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैम्प, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। यहाँ से न केवल भारतीय माल यथा मणियाँ, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले और रेशम लादा जाता था, अपितु रोमवासियों की रुचि एवं नमूने के अनुसार भी माल निर्माण कर रोम भेजा जाता था।
निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगीज के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो दोस्तों अल्कामेडू। वो बंदरगाह कौन था? अल्कामेडू, जो कि पोर्टुगीज के नाम से प्रसिद्ध था। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो अल्कामेडू से। उस समय ये अल्कामेडू जो काफ़ी प्रसिद्ध था और अल्कामेडू से ही रोमन बस्ती का प्राप्त हुई है। एम्फोरा जार होता है। एम्फोरा जार दोस्तों जो है लंबा, एक दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है, यानी एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्तेजार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अल्कामेडू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। किसका अवशेष मिला है? एम्फो जार का। एम्फो जार, एम्फो जार, जिसमें शराब या तेल रखा जाता था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कदम वंश का जो है उल्लेख संगम, कदम का उल्लेख संगम वंश में नहीं मिलता। चेर, चोल, पांडे का उल्लेख मिलता है। चेर, चोल एवं पांडे, पांडे वंश का उल्लेख मिलता है। कुरल, कुरल की भाषा क्या है? तो ये धार्मिक जो है कविताओं का संकलन है। धार्मिक कविताओं का संकलन है। और ये कुरल किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये तमिल भाषा में, तमिल भाषा में रचित है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल माना जाता है, बाइबिल या लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरल को मुप्पाल भी कहा जाता है। मुप्पाल, प्रश्न ये उठता है कि मुप्पाल किसे कहा जाता है? तो कुरल को कहा जाता है। कुरल किस भाषा में लिखी गई? तो तमिल भाषा में लिखा गया। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर, किसने किया था? तिरुवल्लुवर ने, तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना की थी, जिसे मुप्पाल के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिल भाषा में लिखी गई थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। यानी संगम वंश में वो कौन सा विद्वान था जिससे ब्रह्मा का अवतार माना जाता था? तो तिरुवल्लुवर को। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कुरल को जो है लघु वेद की उपमा दी जाती है। तमिल ग्रंथ कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। कौन है? तिरुवल्लुवर। निम्न में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो रामावतारम का लेखक जो है कंबन है। कौन है? कंबल। तमिल रामायण, तमिल रामायण एवं रामायण एवं रामावतारम का लेखक कंबन को माना जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम दोस्तों जो है प्राचीन भारत में मणिग्रामम था। कौन था? मणिग्रामम। मणिग्रामम व्यापारियों का एक निगम था। क्या था? व्यापारियों का निगम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तक्कोलम, तक्कोलम का युद्ध चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य से कौन सा युद्ध हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था। पारंतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, कौन था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों बुतुंग सेकेंड की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजय कुंड की उपाधि धारण की। किसकी? तंजय कुंड की उपाधि धारण की। किसने धारण की थी? कृष्ण तृतीय ने। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य का दोस्तों जो है अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया। किसने? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। उसने चोल वंश की समाप्त किया, चोल साम्राज्य का अंत किया। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया तथा इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फतूह में प्राप्त होता है। कहाँ मिलता है?
खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू, जो कि अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में था और इसी की रचना के माध्यम से ये विशेष जानकारी प्राप्त होती है कि चोलों साम्राज्य का अंत जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने किया था। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर दोस्तों जो है कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है? तो बेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। तो इस तरह दोस्तों जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।